हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, यानी जिनका फोर्थ सेमेस्टर है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण बुक पढ़ाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत डिजाइन ड्राइंग एवं आगणन फर्स्ट। ये बुक दोस्तों आपके सिलेबस में दिया गया है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यह बुक जो है द्वितीय वर्ष यानी चतुर्थ सेमेस्टर के डिप्लोमा के जो भी विद्युत इंजीनियरिंग के छात्र यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो भी छात्र डिप्लोमा कर रहे हैं उनके सिलेबस में यह बुक दिया गया है। और दोस्तों, इस बुक को हम लोग शॉर्ट में EDDE फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं EDDE फर्स्ट, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं EDD फर्स्ट के नाम से इस बुक को आप जानते हैं। दोस्तों, ये बुक आपको सिलेबस में क्यों दिया गया है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये बुक जो है एक्चुअली में आपकी ड्राइंग की बुक है और ये सेकेंड ईयर के जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है जो कि फोर्थ सेमेस्टर में है। और इसमें इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको तमाम तरह की ड्राइंग देखने को मिलेगी और इस बुक के माध्यम से आप सभी तरह की ड्राइंग को सीख भी सकते हैं। दोस्तों, इसमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि EDD फर्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि आपको EDD सेकेंड भी पढ़ना है। यानी जब आप छठवें सेमेस्टर में जाएंगे, जब आप थर्ड ईयर में होंगे और आपका लास्ट सेमेस्टर होगा तो उस समय EDD सेकेंड पढ़ने को मिलेगा। यानी कुल मिला कर मैं बात करूं तो आपको जब सेकेंड पढ़ने को मिलेगी ड्राइंग तो उसके पहले आपको EDD फर्स्ट अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये टॉपिक आपको विषय सूची में आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको सभी सब्जेक्ट का परिचय बता दूं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है वो थोड़ी सी चीज़ें आपको मैं जानकारी दे दूं। तो दोस्तों, पहला आपको चैप्टर दिया गया है वैद्युत प्रतीक एवं चित्र, यानी इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम्स। तो दोस्तों, ये पहला चैप्टर आपको दिया गया है इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। और ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो उसमें जो भी इक्विपमेंट या जो उपकरण दिखाने की आवश्यकता होगी उसमें हम लोग डायरेक्ट उपकरण को न दिखाकर उसके सिंबल को दिखाते हैं। दोस्तों, तो हर चीज़ का अपना सिंबल होता है। जैसे अगर आप जानते हैं कि घर की वायरिंग की गई है तो घर की वायरिंग में अगर बल्ब लगाया गया है तो बल्ब बनाकर आपको वायरिंग में नहीं दिखाना है, बल्ब का सिंबल दिखा देंगे, काम आपका बन जाएगा। वहीं पर जैसे ट्यूबलाइट लगाई गई है तो ट्यूबलाइट का सिंबल आप दिखा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसी तरह से फ़ैन है, ट्यूबलाइट है, सॉकेट है, स्विच है, LED बल्ब है, कंड्यूट पाइप है, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों उसका सिंबल आपको किताब में दिया गया है। इन सिंबल को आपको देखना है और यह सिंबल हर एक तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के होते हैं, चाहे वो छोटा कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या बड़े से बड़ा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो। यानी एक स्विच, सॉकेट और फ्यूज से लेकर हमारे बड़े बड़े जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, रिले होते हैं, आइसोलेटर होते हैं, या फिर तो कहें कि ट्रांसफार्मर होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, मोटर जनरेटर होते हैं, सबके अपने सिंबल होते हैं। इसलिए सिंबल को जानना अति महत्वपूर्ण आवश्यक है और इस सिंबल को आपको पढ़ना है और अपने ड्राइंग शीट पर इस सिंबल को बनाकर उसकी प्रैक्टिस भी करना है। दोस्तों, तो इसके लिए ये आपको चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 में आपको तार स्थापन आरेख यानी वायरिंग डायग्राम के बारे में बताया गया है कि हम लोग कैसे कैसे वायरिंग को खींचते हैं, यानी हमारे घरेलू पर्पज़ की वायरिंग कैसे होती है, हमारी अगर कोई अलार्म सर्किट है तो उसकी वायरिंग कैसे होती है, अगर हमारी गलियारा वायरिंग करनी है तो उसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो इसमें तमाम प्रकार की वायरिंग आरेख के बारे में आपको दिया गया है। अगर आप एक बार वायरिंग आरेख को बनाना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप काम करना भी सीख जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो है आप जब तक कोई चीज़ पढ़ेंगे नहीं तब तक उसको आप प्रैक्टिकली कर नहीं पाएंगे। तो ये दूसरा चैप्टर में आपको वायरिंग डायग्राम के बारे में दिया गया है।
उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आप देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में दिया गया है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी पैनल का डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं, पैनल से सर्किट को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, और पैनल पर हम लोग कैसे कैसे लोड को कनेक्ट करते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप जो है इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या फिर उसके बाद जो है एक स्विच बोर्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप जो है इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है चैप्टर नंबर 4 में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक पार्ट, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक पार्ट, यानी प्रोजेक्शन का मतलब जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल का कोई पार्ट है तो उसका हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं दोस्तों। जैसे उसका टॉप व्यू हम लोग देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं, और देखने के बाद वो कैसा दिखाई देता है उसको हम लोग इस चैप्टर में बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 है हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिकल डायग्राम। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी हम लोग इलेक्ट्रिकल डायग्राम को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में आपको दिया गया है। कुल मिला जुला कर अगर मैं बताऊँ तो थोड़ी सी चीज़ें आपको कैट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी हो जाएगी दोस्तों। इसकी सहायता से आप जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम या कोई भी सर्किट का डिज़ाइन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 6 में दोस्तों आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। यहाँ पर जैसे आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, यानी आगणन एवं मूल्यांकन का परिचय। तो दोस्तों यह आगणन और मूल्यांकन होता क्या है, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जैसे आगणन और मूल्यांकन का मतलब यह होता है कि जब भी आप घर का कोई प्लान बनाते हैं, आपका घर हो, एक कोई बहुमंजिला इमारत हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई कॉलोनी हो, कोई फैक्ट्री हो, उसका जब आप इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाते हैं और वहाँ पर वायरिंग के लिए जितने भी एसेसरीज लगाते हैं दोस्तों, उसका एक हम लोग क्या करते हैं, एक आगणन करते हैं। माने उसको लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका आगणन करते हैं, और वायरिंग करने में जो भी हमारा कितना कास्ट आएगा, इन सभी की एक सूची तैयार करते हैं। उन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग में। कुल मिला जुला के अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो एक घर की, एक बहुमंजिला इमारत की, एक बिल्डिंग की या किसी फैक्ट्री की वायरिंग करने के लिए हम जो पहले से सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाते हैं कि वायरिंग में हम क्या क्या चीज़ें लगाएंगे, वायरिंग में हमारा खर्च कितना आ सकता है, इन सब सारी चीज़ों का ब्यौरा हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 7 में आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ वायरिंग वायरिंग के प्रकार, यानी वायरिंग हम कितने तरह से कर सकते हैं। कभी आपने अपने घर पर देखा होगा कि आपके दीवार की सतह के ऊपर वायरिंग गई है, कभी दीवार के अंदर वायरिंग गई है, कभी कंड्यूट में वायरिंग गई है, कभी कैपिंग में वायरिंग गई है दोस्तों। तो ये चैप्टर में आपको जब पढ़ेंगे तो वायरिंग कितने तरीके से की जाती है, वायरिंग करने का तरीका क्या है, हम तार को कैसे लेकर जाते हैं कंड्यूट के अंदर, तार की गणना कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको जानकारी हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आपको दिया गया है, यानी एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, यानी एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज़ में हम लोग जो है कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कोई विद्युत परिपथ का डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई सर्किट को तैयार कर रहे हैं, तो उसकी एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, यानी वहाँ पर हम लोग जो भी इंडस्ट्रीज़ में हमारे पावर स्विचेज लगाए जाएंगे या पावर इक्विपमेंट लगाए जाएंगे या उसके साथ साथ जो भी डिवाइसेज लगाए जाएंगे या जो भी हम सिस्टम बनाते हैं उसकी हम लोग कास्टिंग और उसकी क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं दोस्तों, और उसकी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 9 में आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, यानी विद्युत उपकेंद्र। दोस्तों आपको विद्युत उपकेंद्र के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है। तो विद्युत उपकेंद्र जो होता है एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, और इसके बारे में जानना, उसके वायरिंग के बारे में जानना, उसका कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा
क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर आपको विद्युत उपकेंद्र पर भेज दिया जाए तो आपको वहाँ पर पता ही नहीं लगेगा कि क्या सर्किट ब्रेकर है, क्या रिले है, क्या स्विच है, क्या आइसोलेटर है। सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है, हमारे आइसोलेटर के क्या काम होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी होता है दोस्तों। जब तक आप अच्छे से हर एक चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तब तक उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो कुल मिला जुला के अगर इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बुक जो है आपके घर का एक स्विच बोर्ड बनाने से लेकर एक जो है सब स्टेशन तक, जो कि चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन तक के बारे में आपको जानकारी देती है। इसके अंतर्गत जो है हमारे जितने भी पोल्स हैं, टावर्स हैं, खंबे हैं, उसका हम लोग इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस बुक में जानकारी दी गई है। तो उम्मीद है कि ये आपके सिला गया है तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे भी और आगे अपने जीवन में अच्छा भी करेंगे। दोस्तों ये बुक अगर आप मात्र पढ़ के तैयारी अच्छा कर ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक मान के चलिए कि जॉब के मोहताज नहीं रह जाएंगे। यानी इतना आप एबल हो जाएंगे कि इस बुक को पढ़ने से इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आप कोई भी काम को, कोई भी प्रोजेक्ट को आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को अच्छे से सीखना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला इसमें चैप्टर है जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें सिंबल के बारे में दिया गया है। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है सिंबल के बारे में, हम लोग इसमें सिंबल के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो भी हम लोग चैप्टर आगे का पढ़ेंगे उसमें जो भी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें पॉसिबल है उसको करके साथ साथ देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहला चैप्टर सिंबल है, तो आइए हम लोग सिंबल के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है सिंबल के बारे में। यह वैद्युत, यहाँ पर जैसे आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है वैद्युत प्रतीक एवं आरेख, यह चैप्टर नंबर आपका 1 है और इसके बारे में तमाम जानकारी लिखी गई है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ये सिंबल का प्रयोग करना वैद्युत परिपथ आरेख में क्यों आवश्यक है और इसके बिना हम लोग जो है अगर किसी सर्किट डायग्राम को बनाते हैं तो हमारे लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमको पता नहीं लगता है कि कहाँ स्विच है, कहाँ सॉकेट है, कहाँ हमको रिले लगाना है, कहाँ हमारे आइसोलेटर लगाना है, कहाँ फ्यूज लगाना है, कहाँ हमको सिंगल लाइन डायग्राम करना है, कहाँ मल्टी लाइन डायग्राम करना है। ये सब सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो इसलिए जो है आप इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले किस चीज़ का क्या क्या सिंबल होता है यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सूची दी गई है। और किसकी सूची दी गई है? वैद्युत प्रतीक या चिन्हों की सूची दी गई है, लिस्ट ऑफ सिंबल। और ये सिंबल दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं। इस सिंबल को आपको बनाना है और बनाने के साथ साथ आपको ड्राइंग शीट पर आपको विद एमडी और जो है आपके पेंसिल जो भी आपके संसाधन है उसकी सहायता से इन सिंबल को आप बनाने की कोशिश करिए और इसका प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि मात्र वीडियो देखने से ही आपकी तैयारी नहीं होगी। तो किताब में आपको दिया गया है जितने भी तरह के सिंबल है 1 बार 2 बार 3 बार आपको बनाकर उसकी प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बनाने का ढंग आएगा दोस्तों। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला नंबर पर लिखा गया है सामान्य वायरिंग यानी जनरल वायरिंग। सामान्य वायरिंग का जो सिंबल होता है यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन अगर खींची गई है दोस्तों, तो ये जो लाइन होती है उसको हम लोग सामान्य वायरिंग या जनरल वायरिंग कहते हैं। ये सिंबल आप ध्यान में रखेंगे। हर एक जो भी हमारे वायरिंग है, जो हमारे सिस्टम है, फ्यूज है, रिले है, सॉकेट है, इसका एक सिंबल है और उस सिंबल को आपको ध्यान में देना है। उसका कोई ट्रिक एंड टिप्स नहीं है, वो आपको सिंबल आपको एज इट इज़ आपको ध्यान में देना है और वैसे ही बनाना है। तो जनरल वायरिंग के लिए सिंबल ऐसा होता है। अगर सतह वायरिंग करें, वायरिंग ऑन सरफेस का मतलब ये है कि आपकी दीवार है, दीवार के ऊपर से अगर वायरिंग गई है तो उसका सिंबल दोस्तों ये होता है। देखिए यानी एक सीधी लाइन खींचकर उसमें 3-3 लाइन जो है कुछ गैप पर खींची गई, ऐसे आपको सतह पर की वायरिंग का सिंबल होता है। और देखिए सतह के नीचे अगर वायरिंग की गई है दोस्तों
तो उसके लिए सिंबल यह होता है। सतह के नीचे की वायरिंग में देखिए आप एक सीधी लाइन और ऊपर की तरफ 3-3 लाइन जो है कुछ गैप पर खींची गई है। तो यह सिंबल ऐसे ही आपको याद रखना है। और नंबर 4 में आप देखिए वाहक नली में वायरिंग। तो ऊपर जो ये 3 पॉइंट दिखाया गया था यह हमारे कोई वाहक नली, और वाहक नली क्या होता है दोस्तों, जिसमें से होकर हमारे कंडक्टर या तार जाते हैं उसको हम लोग वाहक नली या कंड्यूट पाइप कहते हैं। और चैप्टर नंबर 4 में ये 4वें पॉइंट में आपको वाहक नली के अंदर वायरिंग गई है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है सतह के ऊपर वाहक नली। सतह के ऊपर वाहक नली देखिए ये जो है इसका सिंबल ये होता है, यहाँ पर ऊपर वाले में एक छोटा सा बिंदु बना दिया गया है। तो इसमें आपका सतह वायरिंग और सतह के ऊपर वाहक नली में वायरिंग जो होती है उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें एक बीच में छोटा सा बिंदु आपको बनाया हुआ दिख रहा है। उसी तरह से सतह के नीचे वाहक नली अगर आपकी गई है, सतह के नीचे का मतलब जो है दीवार के अंदर से अगर वाहक नली गई है तो उसके लिए सिंबल दोस्तों ये होता है। तो इस तरह से सिंबल को आपको ध्यान में देना है और उसको बनाकर प्रैक्टिस करना है। एक बार 2 बार आप बनाकर प्रैक्टिस करेंगे सिंबल आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम देखिए जो है ऊपर की ओर जाती वायरिंग, यानी वायरिंग गोइंग अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ अगर वायरिंग गई है तो उसके लिए दोस्तों ये सिंबल होता है। यानी देख सकते हैं आप सिंबल कैसा है। तो ऊपर की तरफ वायरिंग जब भी गई होती है तो उसका सिंबल ये सा बनाना होता है। अब हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ अगर वायरिंग गई है तो उसका सिंबल कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ अगर वायरिंग गई है तो उसका सिंबल कैसा होता है। तो यहाँ पर 6ठे पॉइंट में आप देखिए नीचे की ओर जाती वायरिंग दोस्तों। 6ठे पॉइंट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे की ओर वायरिंग जाती है तो उसके लिए सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है सिंबल। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद 7वें नंबर आप देखिए कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग, यानी कमर पे ऊर्ध्वाधर का मतलब जैसे ये है कि आप जो है एक सीधी ऐसे लाइन खींचे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे, यानी वर्टिकल कहेंगे। तो ये वर्टिकल लाइन आपकी दोस्तों कैसे खींची जाती है, ऐसे उसका सिंबल होता है। यानी कमरे से ऊर्ध्वाधर अगर वायरिंग की गई है तो उसका सिंबल यह होता है। अब पॉइंट 8 में आप देखिए 8वें नंबर पर विद्युत परिपथ आरेख से संबंधित वैद्युत चिन्ह दिया गया है दोस्तों। यानी वैद्युत परिपथ आरेख से संबंधित हमारे जो वैद्युत सिंबल होते हैं उसके बारे में ये 4 सिंबल इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में देना है। तो इसमें पहला सिंबल है डिस्ट धारा 2 तार 220 वोल्ट। यहाँ पर लिखा गया है डिस्ट धारा 2 तार 220 वोल्ट, यानी DC 2 वायर 220 वोल्ट। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर लिखा गया है यानी 2, और ये दोस्तों एक सीधी माइनस की तरह लाइन दिख रही है, DC का क्या होता है, सिंबल होता है। और पीछे 220 वोल्ट लिखा गया है। तो डिस्ट धारा 2 तार 220 वोल्ट के लिए आप ऐसे लिखेंगे, यानी आगे जो लिखा गया वो 2 तार है, 2 तार में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है, बीच में DC का सिंबल है और उसकी वोल्टेज को 200 वोल्ट दिखाया गया है। तो ये आप सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा गया तो उसको आप कह सकते हैं, अगर इस तरह से बातें लिखी गई हैं दोस्तों तो उसको आप कह सकते हैं, यानी ये सीधी लाइन एक माइनस की तरह जो आपको दिखाई दे रही है इसको आप देख कर पहचान सकते हैं कि यह DC की वोल्टेज है और 200 वोल्टेज है और 2 तार हैं उसमें। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट प्रत्यावर्ती धारा एक फेजिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है और एक फेज है, तो एक फेज के लिए एक, और AC के लिए दोस्तों सिंबल हमारा कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर AC का सिंबल बनाया गया और AC की फ्रीक्वेंसी लिखी गई 50 हर्ट्ज और 230 वोल्ट, ऐसे सिंबल होता है। उसी तरह से आपका प्रत्यावर्ती धारा 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए, तो 3 फेज के लिए आगे 3 लिखा गया और AC का सिंबल और 50 हर्ट्ज और 415 वोल्ट दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, यानी इसके साथ ये लिखा गया है। अब देखिए अब इसमें 3 फेज के साथ हमारा उदासीन तार सहित माने न्यूट्रल भी आ गया है दोस्तों। तो न्यूट्रल के लिए अब 3 फेज के साथ यानी 3 के साथ N लिखा गया, और जहाँ N क्या बताता है हमारे न्यूट्रल को, और 3 फेज का ये AC का सिंबल बनाया गया है। फिर उसके बाद 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट लिखा गया है। सॉरी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इलेक्ट्रिकल वैद्युत से जो भी हमारा चिन्ह होते हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 9 में दोस्तों देखिए आप इसमें क्या लिखा गया, वैद्युत चालकों के टर्मिनल के संयोजन तथा क्रॉसिंग
संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। वैद्युत चालक जहाँ आकर जुटते हैं यानी उसका हम लोग क्या करते हैं? जोड़ने का मतलब उसको हम लोग कनेक्शन कहते हैं। यानी देखिए इंग्लिश में लिखा गया टर्मिनल कनेक्शन एंड क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। यहाँ पर लिखा गया टर्मिनल कनेक्शन एंड क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो सबसे पहले टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं? पहला इसमें लिखा गया टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट को एक सीधे जीरो की तरह आप जो है सिंबल से दिखा सकते हैं। तो ये हमारे टर्मिनल पॉइंट को दिखाता है। यानी टर्मिनल पॉइंट का मतलब यह होता है कि जहाँ पर कोई चीज़ों को आप जो है जोड़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। अब चालकों की संधि यानी जंक्शन ऑफ कंडक्टर। दोस्तों देखिए इसमें दूसरे पॉइंट में लिखा गया चालकों की संधि। चालकों की संधि का मतलब यह होता है कि जहाँ कई चालक आकर जुट रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं या हिंदी में संधि कहते हैं। तो उसका सिंबल ये होता है दोस्तों। उसके बाद जो है संधि सहित क्रॉसिंग। यानी संधि सहित क्रॉसिंग मतलब आपका जंक्शन भी है और वहाँ पर तार एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं, तो उसका दोस्तों सिंबल यह है। यानी जंक्शन के साथ क्रॉसिंग है तो यानी क्रॉसिंग विथ जंक्शन का सिंबल दोस्तों कुछ ऐसा होता है, प्लस की तरह और बीच में एक गोला माने लाइटेड गोला है। यहाँ पर गोले का सिंबल बनाया गया बीच में। तो इस तरह से आप चिन्ह को ध्यान में रख सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 पॉइंट में लिखा गया है संधि रहित क्रॉसिंग। यानी संधि रहित क्रॉसिंग मतलब संधि नहीं है प्लस बार का क्या है? क्रॉसिंग हुआ है। वायर एक दूसरे को इस तरह से क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। तो उसका सिंबल दोस्तों क्या होता है? ये होता है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सामान्य विद्युत लाइन या केबल का सिंबल ये होता है दोस्तों। एक सीधी लाइन सामान्य विद्युत लाइन या केबल का सिंबल होता है। और उसके साथ साथ जो है फ्लेक्सिबल केबल के लिए जो है दोस्तों ये ऐसा सिंबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब जो आसानी से क्या हो? मुड़ जाए, उसके लिए क्या होता है? सिंबल आपका कुछ इस तरह से होता है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। आगे के लिए चिन्ह आपको ध्यान में देखना है। पर देखिए जो है परिपथों का बहु लाइन प्रदर्शन। बहु लाइन प्रदर्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए जो है बहु लाइन मैंने मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट यहाँ पर लिखा गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। यानी अब इसमें क्या आपको देखना है? 2 तार परिपथ खंड। यानी 2 तार परिपथ खंड के लिए सिंबल क्या होता है? ये देखिए यानी 2 आपको लाइन ऐसे सीधी खींची गई है जो कि 2 वायर सर्किट पार्ट यानी 2 तार खंड, कुछ 2 तार का कोई छोटा सा भाग है उसको दिखाया गया है। अब उसी तरह से इसमें दूसरा पॉइंट है 3 तार परिपथ खंड का। जो देखिए यहाँ पर 3 तार दिखाया गया है दोस्तों और 4 तार परिपथ खंड के लिए आपको 4 तार दिखाया गया है। ये क्या है? बहु लाइन डायग्राम यानी मल्टी लाइन डायग्राम जब आप बनाते हैं दोस्तों तो 1 तार गया रहता है तो उसको 1 लाइन, 2 तार गया होता है तो 2 लाइन, 3 तार गया रहता है तो 3 लाइन। तो इस तरह से आप दिखाते हैं और यहाँ पर उसका सिंबल दोस्तों यह दिखाया गया है। अगर मान लीजिए कि वायरिंग में 2 तार गए हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज, यानी 2 तार हैं तो उसको 2 लाइन से हम दिखाएंगे, समझ रहे हैं? या उसको एक तार को काट कर 2 लिख देंगे तभी भी हमारा वह 2 तार को दिखाएगा। तो ये सिंबल वहाँ पर आपको प्रयोग में यूज होंगे, इसलिए यहाँ पर आपको देखना जरूरी है। अब 11 नंबर पॉइंट पर देखिए परिपथों का एकल लाइन प्रदर्शन। ऊपर आपने पढ़ा मल्टी लाइन डायग्राम, अभी सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट दोस्तों यहाँ पर देखना है। तो एकल लाइन डायग्राम यानी सिंगल लाइन डायग्राम आपको देखने के लिए इसमें पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1 तार परिपथ खंड। तो यह एक आप सीधी लाइन खींचेंगे। अब 2 तार परिपथ खंड के लिए यानी मैंने 2 तार हैं तो उसको 1 तार खींच के इसको क्रॉस कर देंगे 2 बार तो यानी 2 तार। अगर 3 तार परिपथ खंड है तो इसका मतलब 1 लाइन है और उसको 3 बार काट दिए तो 3 तार को दिखाएगा। 4 तार परिपथ खंड है दोस्तों तो इसको 1 तार को काट कर 4 लिख दिए तो 4 तार परिपथ खंड दिखाएगा। और n तार परिपथ खंड है तो 1 तार इधर सीधे गया, उसको काट के क्रॉस करके जो है उसको ऊपर n लिख देंगे तो n तार परिपथ खंड दिखाया गया है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सब सारी सिंबल का जब आप जो है वायरिंग करते हैं, वायरिंग करने के बाद जो है आपको तार को दिखाने के लिए दोस्तों वहाँ पर आपको इन सब सारी चीज़ों का यूज होता है। जैसे आपको कंडक्ट पाइप में 1 तार गया है तो उसमें एक सीधी लाइन दिखाएंगे। अगर 2 तार गया है तो एक, जैसे यहाँ पर देखिए 2 तार गया है तो एक सीधी लाइन खींच के उसको हम लोग काट देंगे ऊपर से, जैसे आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है
क्रॉस करके तो 2 तार को दिखाया गया। अगर कंडक्टिंग पाइप में 3 तार गया है तो इस तरह से दिखाएंगे, अगर कंडक्टिंग पाइप में 4 तार गया है तो इस तरह से दिखाएंगे, अगर n तार गए हैं तो उनकी संख्या को इस तरह से दिखाएंगे। तो वहाँ पर इन सब सारी चीज़ों का प्रयोग होता है और इसको अभी यहाँ पर आप सीख रहे हैं। तो इसलिए सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीखना और बनाना ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट सिंबल क्या होते हैं। आपको ऊबना नहीं है, उबने का मतलब यह है कि आपको बोरियत नहीं महसूस करना है। आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं दोस्तों और ये आपका 4th सेमेस्टर है। आप चीज़ों को देखकर घबराएं ना, आप जो उनको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सिंबल जो है आपको ही एक तरह से इतना आपके अंदर जो है एक तरह से इंटरेस्ट पैदा करेंगे जब आगे आप वायरिंग पढ़ेंगे तब। अगर वायरिंग में आपको ये सिंबल ध्यान में नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। इसलिए सिंबल पहला चैप्टर दिया गया है और ये सिंबल हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस सिंबल को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका प्रैक्टिस भी करते रहिए और प्रॉपर अपने ड्राइंग शीट में आप जो है इन सिंबल को बनाकर प्रैक्टिस करिए, तभी आपका तैयारी अच्छी होगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सिंबल को देखते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर पर देखिए दोस्तों, 12 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है, 12 नंबर पर 3 फेजी परिपथ 50 हर्ट्ज या 6 किलोवोल्ट 25 mm एल्युमिनियम के 3 चालक। यह 12 नंबर पर आपको देखिए लिखा गया है 3 फेजी परिपथ 50 हर्ट्ज 6 किलोवोल्ट 25 mm स्क्वायर एल्युमिनियम के 3 चालक, यानी एल्युमिनियम के हमारे 3 कंडक्टर हैं। तो उसका सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन और मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर लिखा गया है। तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए ये तरीका होता है और मल्टी लाइन में क्या होता है दोस्तों, मल्टी लाइन में आपको यहाँ पर देखिए 3 तार खींचे गए हैं और ऊपर जो लिखा गया है 3 और AC का सिंबल 50 हर्ट्ज 6 किलो वोल्ट यहाँ के वोल्टेज लिखी गई और नीचे जो है इसके चालक का जो साइज़ दिया गया 3 × 25 mm स्क्वायर चालक को दिया गया। उसी तरह से मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया दोस्तों। ऊपर 3 फेज यानी 3 फेज AC का सिंबल है, उसके बाद 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है और 6 किलो वोल्ट उसकी वोल्टता है और नीचे आपका लिखा गया है 3 × 25 mm स्क्वायर यानी उस चालक का साइज दिया गया है दोस्तों। तो ये आप इस तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उसके बाद नंबर 13 में सिंगल बेस स्विच, यानी ये क्या होता है आप इसमें नंबर 13 में देखिए। सिंगल बेस स्विच में आपको कई तरह के आपको सिंगल बेस स्विच में जैसे 1 ध्रुवीय स्विच होती है, 2 ध्रुवीय स्विच होती है, 3 ध्रुवीय स्विच होती है। तो इसका सिंबल दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, यानी सिंगल पोल स्विच का ऐसा सिंबल होता है। सिंगल बेस स्विच का मतलब एक ही तरह से सर्किट को क्या करें ओपन और क्लोज करें, तो उसके हम लोग क्या कहते हैं सिंगल वे स्विच कहते हैं। यहाँ पर सिंगल वे में सिंगल पोल स्विच होते हैं, तो सिंगल पोल स्विच का सिंबल ऐसा होता है। अगर 2 पोल स्विच है दोस्तों तो 2 पोल स्विच का सिंबल ऐसा होता है। अगर 3 पोल स्विच है तो 3 पोल स्विच का सिंबल ऐसा होता है। तो इन सिंबल को आप ध्यान देंगे, इसको आप इग्नोर न करेंगे। इन सिंबल को आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, सिंबल आपको याद आ जाएंगे या याद हो जाएंगे दोस्तों। तो ये सिंबल आपको एज इट इज जैसे दिया गया है बुक में वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है और वैसे ही याद भी रखना है। अब 14 नंबर में देखिए 2 वे स्विच का सिंबल दोस्तों क्या होता है, ये 2 वे स्विच का सिंबल होता है। इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल ये होता है दोस्तों। इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग हम लोग मल्टी पर्पज़ के लिए, जैसे एक जगह से कई कनेक्शन को जोड़ने और तोड़ने के लिए इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मल्टी पोजीशन स्विच जो होता है यह आपको दिया गया है। बहु स्थिति स्विच जो होती है मल्टी पोजीशन स्विच का सिंबल ये होता है दोस्तों। अब उसके बाद पेंडेंट स्विच जो होते हैं यानी लटकन स्विच होते हैं उसका सिंबल ये होता है। इसके साथ साथ जो है दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कुछ आपको और सिंबल दिया गया है, उसको भी आप यहाँ पर देखिए। जैसे आपको सॉकेट आउटलेट का सिंबल आपको ध्यान में देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सॉकेट होता है यह क्या होता है। दोस्तों आप देखे होंगे आपके स्विच बोर्ड पर 3 पिन या 5 पिन का सॉकेट लगा होता है जिसमें आप कोई चीज़ प्लग करते हैं, जैसे मोबाइल का चार्जर हुआ, फराटा फैन अगर आपको प्लग करना है तो सॉकेट में आपको प्लग करते हैं। तो यह आपके जो है 5 एम्पेयर में आते हैं और 15 एम्पेयर में आते हैं। तो ये सॉकेट जो होते हैं इनका 5 एम्पेयर का अलग सिंबल होता है और 15 एम्पेयर का अलग सिंबल होता है। तो सिंबल यहाँ पर ध्यान में देखना है। तो पहला लिखा गया 5 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट, यानी 5 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट का दोस्तों सिंबल कैसा होता है
यहाँ पर देखिए जो आपका सिंबल 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल ऐसा होता है। आप ध्यान में देंगे इस सिंबल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 5 एम्पियर में थोड़ा सा ये जो आपको चांदी टाइप का दिख रहा है उसमें ये मोटा होता है, और 15 एम्पियर में ये सॉकेट आउटलेट जो होते हैं इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये क्या होता है, पतला होता है। चांद टाइप का ये संरचना तो दिखाई दे रही है, आकृति दिखाई दे रही है। अब 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट स्विच सहित अगर है दोस्तों, यानी स्विच भी लगा गया है, जैसे स्विच बोर्ड आपका स्विच लगाया गया है तो उसका ऐसा सिंबल होता है। इसमें आपका ये क्रॉस जो दिखाया गया ऐसे क्रॉस जो है ये नहीं है, तो ये क्रॉस नहीं है, इसको आप ध्यान में देखेंगे ऊपर और नीचे वाले सिंबल में अंतर है। उसके बाद 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट स्विच सहित देखिए ऐसा होता है। तो ये जो भी सिंबल हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान में देंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे कि 5 एम्पियर सॉकेट विदाउट स्विच और 15 एम्पियर सॉकेट विदाउट स्विच, और जो है 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच और 15 एम्पियर सॉकेट विद स्विच का सिंबल क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ और सिंबल आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे बल्ब आउटलेट या बल्ब यानी लैंप का सिंबल क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जनरल लैंप आउटलेट या जनरल लैंप का सिंबल जो आपके घर पर लैंप या बल्ब लगा होता है उसका सिंबल यानी गुड़े की तरह होता है दोस्तों, यह आप ध्यान में देंगे। ये जनरल लैंप का क्या है आपको सिंबल है। उसके बाद दूसरा इसमें दिखाया गया है दीवाल या ब्रैकेट स्थापित बल्ब निकास, यानी लैंप आउटलेट माउंटेड ऑन वाल ऑल ब्रैकेट, यानी दीवार पर अगर कोई लैंप लटका हुआ है तो उसके लिए सिंबल दोस्तों ऐसा होता है, आप ध्यान में देंगे। ऊपर वाले में केवल लैंप का सिंबल है और नीचे वाला दीवार पर लटका हुआ सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। अब नीचे आपको तीसरा पॉइंट देखिए, छत पर स्थापित बल्ब, यानी छत पर यानी सीलिंग पर अगर आपका बल्ब लगाया गया, लैंप आउटलेट माउंटेड ऑन सीलिंग, जैसे सीलिंग पर माउंट किया गया लगाया गया तो उसका सिंबल ऐसा होता है। दीवार पर ऊपर दिखाया गया और सीलिंग पर उसके नीचे दिखाया गया दोस्तों, तो ये सिंबल आप ध्यान में देखेंगे। अब देखिए इसमें चौथा नंबर लैंप फिक्सचर विथ चेन, यानी जंजीर सहित बल्ब फिक्सचर का सिंबल जो दोस्तों ऐसा होता है, यानी ये लटके हुए कुछ बल्ब होते हैं उसके लिए सिंबल कुछ इस तरह का होता है। अब जो है लैंप फिक्सर विथ चेन जो है उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर जो है इमरजेंसी लैंप का सिंबल दोस्तों ये होता है, बीच वाला इसको देखिए। फिर हमारे जो आतंक बल्ब होते हैं यानी पैनिक लैंप होते हैं उसका सिंबल ये होता है। तो ये सिंबल आपको बल्ब का अलग अलग बल्ब के जो है अलग अलग स्थिति में उसका सिंबल दिखाया गया है। इस सिंबल को आप ध्यान में देखेंगे। सामान्यतः आपको वायरिंग में हमारे जो पहला पॉइंट दिखाया गया है सामान्य बल्ब जो है यानी लैंप का सिंबल है उसका प्रयोग किया जाता है, और जो हमारे दीवार पर है या सीलिंग पर है इन 3 लैंप का ही आप प्रयोग करते हैं, आपका काम बन जाता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं लेकिन तो कुछ आपके यूज के हैं और कुछ विदाउट यूज के हैं। तो दिया गया तो आपको एक बार 2 बार सबको पढ़ना है, और जो यूज में आएंगे उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, और वह स्वतः ही हमको याद भी हो जाएंगी कि बल्ब का सिंबल क्या होता है, फैन का ट्यूबलाइट का सिंबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको स्वतः ही याद हो जाएंगी। एक बार सबको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद 20वें पॉइंट पर दोस्तों देखिए यहाँ पर देखा गया है 20वें नंबर पॉइंट पर बल्ब फिटिंग में यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है बटन बल्ब होल्डर, यानी बटन बल्ब होल्डर का दोस्तों देखिए यहाँ पर सिंबल इस तरह से होता है, यानी बटन बल्ब होल्डर यानी जो होता है होल्डर में बल्ब उसका सिंबल इसको कहते हैं बटन बल्ब होल्डर, और उसका सिंबल ये होता है। और ये वाटर लाइट लैंप फिटिंग का सिंबल ये होता है दोस्तों, वाटर लाइट लैंप फिटिंग का सिंबल ये होता है। फिर उसके बाद बल्क हेड जो है फिटिंग यह सिंबल होता है, कुछ इस तरह का होता है सिंबल। फिर उसके बाद जो है रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर का सिंबल दोस्तों यह होता है। तो ये सिंबल आपको एज इट इज़ ध्यान में देना है, इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई संशोधन करके अपनी तरफ से आप सिंबल बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिंबल, तो आइए कुछ और सिंबल दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ और सिंबल है बल्ब से ही संबंधित। यहाँ पर देखिए जैसे स्पॉट लाइट है तो उसका सिंबल दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। फिर आपका फ्लूड लाइट है तो उसका जो है सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो ये सिंबल आपको ध्यान देना है, आपके किताब में है जो कि आपको बाद में प्रैक्टिस करना है। पहले इन सब सारी चीज़ों सिंबल को आपको ध्यान में देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों
यहाँ पर देखिए फ्लोरेसेंट लैंप और ट्यूबलाइट का सिंबल दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो हमारी ट्यूबलाइट होती है उसका सिंबल ऐसा होता है। उसके बाद जो है जनरल इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। फिर इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल दोस्तों इस तरह से होता है। फिर हमारा जो है स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का जो है सिंबल इस तरह से होता है। तो यानी संग्रह प्रारूपी विद्युत जल तापक का सिंबल ये होता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाया गया है, जो हमारे ट्यूबलाइट है उसका सिंबल यह होता है। उसके बाद जो है हमारे जो है जनरल अप्लायंस का सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। फिर इसके साथ साथ जो है यह हमारे इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल है दोस्तों। इसके साथ साथ जो है यह हमारे स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का सिंबल ये है। तो ये सिंबल आपको ध्यान में देना है। अब उसके बाद पंखे अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, तो उनका सिंबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंखे यानी फैंस जो है छत का पंखा है यानी सीलिंग फैन है दोस्तों, तो उसका सिंबल यह होता है। अगर ब्रैकेट फैन है यानी ब्रैकेट फैन का मतलब लटका हुआ फैन है दीवार पर, तो उसका सिंबल यह होता है। उसके बाद अगर एग्जॉस्ट फैन है दोस्तों, ये ब्रैकेट फैन होगा, एग्जॉस्ट फैन है तो उसका सिंबल यह होता है। फिर फैन रेगुलेटर, जो फैन का रेगुलेटर होता है उसका सिंबल यह होता है। और अर्थिंग या अर्थ पॉइंट का सिंबल यह होता है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी 2-4-10 बिंदु पढ़ रहे हैं, ये आपके महत्वपूर्ण सिंबल होते हैं जो कि बार बार आपको देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद कुछ और सिंबल हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिंबल है लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड, यानी लाइट सर्किट जो फ्यूज बोर्ड है, जैसे आप स्विच बोर्ड आप बनाते हैं तो उस स्विच रहता है हमारा, उस पर फ्यूज लगा होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें 4 पॉइंट हैं। इसमें पहला पॉइंट है मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। तो यहाँ पर देखिए मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच का ये आपको एक आयताकार और पूरा ब्लैंक टाइप का दिखाई दे रहा है। और ये किसका सिंबल है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, यानी मेन फ्यूज बोर्ड बनाया गया है और उसमें कोई स्विच नहीं लगाया गया है, उसमें केवल फ्यूज ही है दोस्तों। तो उसका सिंबल आप ये ऐसा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा आपको दिखाई दे रहा है यानी मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। तो यहाँ पर देखिए मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इन दोनों में अंतर है, ऊपर पूरा बॉक्स जो है ब्लैंक है और नीचे वाले सिंबल में आधा ब्लैंक है और आधा क्या है वाइट है। तो इस तरह से चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए तीसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यह ऊपर कुछ जो है थोड़ा सा डॉटेड है पॉइंट, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो हमारा आयताकार साइज है इसमें कुछ डॉटेड है और नीचे जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, तो इसमें भी आधा में डॉटेड है और आधा पूरा क्या होता है दोस्तों, हमारा पूरा स्पेस मतलब वाइट होता है। तो इस तरह के सिंबल का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यह हमारे ये स्विच बोर्ड हैं फ्यूज लिंक के साथ, ये 26 नंबर पॉइंट में दिखाए गए, यानी स्विच बोर्ड जो हैं हमारे जो भी हमारे फ्यूज हैं वह स्विच बोर्ड के साथ जो है हमारे जो भी स्विच हैं उसके साथ दिखाए गए हैं। अब देखिए 27 नंबर पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर पॉइंट में शक्ति परिपथ फ्यूज बोर्ड, यानी जो हमारे पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड होते हैं उसके लिए क्या सिंबल होता है दोस्तों, तो ये सिंबल आपको ध्यान में देना है। यानी मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, ये मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच यानी बिना स्विच के हमारे मेन फ्यूज बोर्ड ऐसा होगा। और ये पावर परिपथ के लिए है। ऊपर वाला जो आप देखे थे मेन स्विच बोर्ड, तो उसमें पूरा ही क्या था आयताकार जो भी जगह थी या स्पेस था वो पूरा ब्लैंक था, लेकिन तो इसमें एक जो है लाइन दिखाई दे रही है सफ़ेद, तो इसमें अंतर होता है। तो सिंबल आप जो है स्लाइड करके देख सकते हैं कि किसमें क्या अंतर होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये सिंबल आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक ले लेंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक बार आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद जो है देखिए अगला सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। जो मेन फ्यूज बोर्ड है वह स्विच के साथ ऐसा होता है दोस्तों। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, हमारे मेन स्विच बोर्ड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं, तो उसका सिंबल यह होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच उसका सिंबल दोस्तों यह होता है। हर सिंबल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इस सिंबल को आप ध्यान में देंगे। अब उसके बाद 28 नंबर में आप आ जाइए और 28 नंबर में देखिए अग्नि की चेतावनी तथा सूचक
परिपथों से संबंधित चिन्ह, यह आपको 28 नंबर में दिखाया गया है। अग्नि से चेतावनी यानी फायर से सूचना देने के लिए हमारे जो भी वैद्युत परिपथ संबंधित सिंबल होते हैं उसको, यानी मैनुअल फायर अलार्म जो होता है दोस्तों उसका सिंबल यह होता है। उसके बाद ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर स्विच का सिंबल यह होता है। फिर बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म स्विच जो होता है उसका सिंबल यह होता है। फिर उसके बाद फायर अलार्म इंडिकेटर का स्विच यह होता है दोस्तों। पुश स्विच और बेल स्विच का सिंबल यह होता है। फिर लिमिनेशन पुश स्विच जो होता है उसका सिंबल यह होता है। फिर उसके बाद इंडिकेटिंग लैंप का दोस्तों यानी सूचक बल्ब का सिंबल यह होता है। तो यहाँ से आपको 6-7 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जो कि आग से चेतावनी देने के लिए इस तरह के हम लोग लाइट का प्रयोग करते हैं और उसके लिए जो पर्टिकुलर सिंबल है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सिंबल आप ध्यान से देखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ नेक्स्ट सिंबल। तो दोस्तों आगे के सिंबल हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के लिए आप जो है इसको प्रैक्टिस करिए। आगे की वीडियो या आगे के सिंबल मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।